निशा की शादी में बस अब 2 दिन ही बचे थे, पर वो खुश नहीं, टेंशन में लग रही थी। उसकी सबसे पक्की सहेली उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है निशा, मैं कल से देख रही हूँ तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे भी नहीं बताएगी क्या? तू तो जानती है कि पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे तो अभी आगे पढ़ना था। देख, रमन एक अच्छा लड़का है निशा, अगर तू उससे बात करेगी तो वो ज़रूर तेरी मदद करेगा। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, उन्हें शादी के बाद बस पत्नी रसोई में चाहिए। ऊपर से उसका परिवार बहुत पुराने ख्यालों का और पारंपरिक है। उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं अभी तक। तो अब ये सोचकर परेशान क्यों हो रही है? शादी तो तुझे करनी है ना? हाँ वो ठीक है, पर मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ यार। तू पागल हो गई है क्या? कौन नई नवेली दुल्हन को एग्जाम्स देने देगा? क्या बोल रही है तू निशा? इसीलिए तो मुझे तेरी मदद चाहिए। देख, हम एक काम करेंगे, शादी के बाद मेरी जगह तू 15 दिन के लिए मेरे ससुराल में रह जाना और 15 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी, फिर तो आज़ाद। तू पागल हो गई है क्या निशा? तेरे ससुराल में मैं कैसे रह सकती हूँ? तुझे बस 15 दिन घूंघट में रहना होगा। प्लीज़ वैदेही, ये मेरी डिग्री का सवाल है। अगर मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो डिग्री नहीं मिलेगी। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती निशा, ये गलत है। जब तेरे पास किताबों के पैसे नहीं थे तब मैं ही तेरी मदद करती थी ना वैदेही, तुझे सपोर्ट करती थी। और आज तू मेरी मदद करने से इनकार कर रही है। कितनी मतलबी है तू। ऐसा नहीं है निशा, और मुझे किसी ने पहचान लिया तो? रमन ने मुझे पहचान लिया तो? कुछ नहीं होगा, बस तुझे मेरे ससुराल में घूंघट में रहना है। निशा वैदेही को इमोशनल कर लेती है और वैदेही इनकार नहीं कर पाती। शादी की रात निशा वैदेही को कमरे में बुलाती है और कहती है, देख, अब मैं इस खिड़की से नीचे भाग जाऊंगी और तू ये मेरा दुल्हन का जोड़ा पहनकर यहाँ इस कमरे में बैठ जा, ठीक है? एग्जाम्स खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। ये ले। देख, जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना प्लीज़, मैं ज़्यादा दिन तक ये संभाल नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, चल, इससे पहले कि कोई आए तो ये पहन लिया और मैं चलती हूँ। वैदेही ने निशा का लाल जोड़ा पहन लिया और बैठ गई। इतने में रमन भी कमरे में आया। रमन को आता देख वैदेही ने अपना घूंघट निकाल लिया। अरे, आज भी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी क्या आप? हमने तो आपको कभी देखा भी नहीं, बस आपकी खूबसूरती की तारीफ ही सुनी है। वो एक्चुअली ना, मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक अपने पति को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तो कुछ दिन तक मैं ऐसे ही घूंघट में रहूंगी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना अगर मैं अपनी मन्नत पूरी करूं तो? अब बुरा तो मुझे लग रहा है कि आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं मैं, पर आपकी मन्नत है तो मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी बात के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। वैदेही ने रमन को तो मना लिया अपना घूंघट रखने के लिए, पर घर में बाकी सबसे छुप के रहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अरे बहू, माना हम पारंपरिक चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, पर ये घूंघट रखवाना इतने भी पिछड़े हुए नहीं है। उतार दे बेटा, चल जल्दी कर, तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम सब ने ठीक से। माँ जी, मैंने मन्नत रखी थी कि शादी के बाद कुछ दिन अपने पति को चेहरा नहीं दिखाऊंगी, बस इसीलिए रखा है घूंघट। अरे तो मैं थोड़ी ना तेरा पति हूँ, मैं तो तेरी सास हूँ, मुझे तो दिखाई सकती है अपना चेहरा। चल चल, अब घूंघट हटा भी दे। माँ जी, बस कुछ ही दिन की तो बात है, रखने दीजिए ना। अरे इस घूंघट के साथ खाना कैसे बनाएगी तू? कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा तुझे, सब कुछ गड़बड़ कर देगी तू। नहीं माँ जी, कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी, सच में मैं सबके लिए अच्छे से खाना बनाऊंगी। देख, मैं तो पहले ही बता रही हूँ, खाने में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ये घूंघट तुझे रखने नहीं दूंगी, समझ गई? जी समझ गई माँ जी। वैदेही को सच में घूंघट में खाना बनाने में मुश्किल आ रही थी, पर घूंघट हटा देती तो और ज्यादा मुश्किल आ जाती। उसे ऐसे परेशान देखकर रमन उसके पास आता है और कहता है, देखिए, मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन से मसाले कहाँ हैं। घूंघट में आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा ना। आप क्यों तकलीफ़ ले रहे हैं, मैं कर लूँगी ना। अरे इसमें तकलीफ़ कैसी, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। रमन ने वैदेही की रसोई में बहुत मदद की और सारा खाना बहुत अच्छे से बन गया।
सबने खाने के बाद वैदेही की बहुत तारीफ भी की। सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बच गई तू, नहीं तो मैं तो तेरा घूंघट हटवा कर ही मानती। शुक्रिया माँ जी, बस कुछ दिन और फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। क्या वापस आ जाएगी मतलब? अब मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी माँ जी। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ खाने। लाओ मैं परोस देती हूँ। माँ, एक ही थाली में परोसना खाना, हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। अच्छा बेटा ठीक है, ये लो बैठो यहाँ। रमन और वैदेही खाना खाने बैठ जाते हैं। ये लीजिए, मैं खिलाता हूँ आपको। आपको घूंघट में ठीक से दिखेगा नहीं ना। रमन की अच्छाई देखकर वैदेही उसे पसंद करने लगी थी, पर वो जानती थी कि ये ससुराल और रमन कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 15 दिन पूरे होते ही निशा वापस आ जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। ये निशा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रही हूँ उसे। आज उसके 15 दिन भी पूरे हो जाएंगे। क्या करूँ, कैसे बात करूँ उससे? निशा को पता नहीं वो कितनी लकी है कि उसे रमन जैसे जीवन साथी मिले। वो इतने अच्छे और समझदार हैं। बस अब निशा जल्दी से आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं रमन जी को और धोखा नहीं दे सकती। वैदेही ने बहुत बार निशा को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। 15 दिन के बाद भी वो वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि निशा का प्लान हमेशा से यही था कि वो यहाँ से भाग जाए। ये तूने ठीक नहीं किया निशा। तू नहीं जानती तूने क्या खो दिया है। पर अब मैं क्या करूं? सबको बता दूं कि मैं निशा नहीं वैदेही हूं? नहीं, सबको बता दिया तो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे और मैं रमन जी को दुख नहीं पहुंचा सकती। वैदेही ने एक बड़ा फैसला लिया और वो रमन की पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी। उसने घूंघट भी हटा दिया और अपने घर और पति के साथ अपना जीवन जीने लगी। पर एक दिन किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आ रही हूँ, कौन है? इतनी सुबह कौन आ गया? वैदेही ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने सर से घूंघट उठाया, वैदेही के पांव से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। मुझे लगा तुम्हारा और घूंघट का गहरा रिश्ता होगा। तुम पहचान नहीं पाई मुझे घूंघट में? वैदेही कहूँ या फिर इस घर की बहू निशा कहूँ? क्या कहूँ तुम्हें? निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी 2 साल बाद? क्यों, मैं अपने ससुराल नहीं आ सकती क्या? ये तुम क्या कह रही हो निशा? 2 साल बाद तुम अपना हक मांगने आई हो? क्यों आई हो अब यहाँ? सब बताती हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो। अंदर? तुम अंदर कैसे आ सकती हो? मैं क्या कहूँगी? तुम कौन हो? अरे कौन है बहू? दरवाजे पे किससे बात कर रही है? वो माँ जी, मेरी सहेली आई है शहर से, बस उसी से बात कर रही थी। हाँ तो उसे अंदर ले आ बेटा, बाहर क्यों खड़ा रखा है? वैदेही निशा को अपने ससुराल में ले आती है, पर उसने अभी तक घूंघट डाल रखा था जिससे कोई उसे पहचान ना। इसने घूंघट क्यों डाल रखा है? वो माँ जी, इसने मन्नत मांगी थी कि वो सबसे पहले अपने ससुराल में ही अपना चेहरा दिखाएगी, किसी और के ससुराल में नहीं। तो ये मेरे ससुराल में आई है तो घूंघट डाल के आई है। तुम्हारा ससुराल? हाँ सही है। तुम इसे मेहमानों वाले कमरे में ले जाओ बेटा, चाय नाश्ता कराओ। जी ठीक है माँ जी। वैदेही निशा को गेस्ट रूम में ले जाती है, पर उसे गुस्सा आ रहा था कि निशा 2 साल बाद अब क्यों उसके ससुराल में आई है। अब साफ साफ बताओ, क्यों आई हो यहाँ? जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मैं बार बार फोन कर रही थी, तब तो तुम आई नहीं। अब यहाँ क्या लेने आई हो? मेरा प्लान हमेशा से यही था कि मैं इस शादी से भाग जाऊं, पर पापा मुझे ऐसा करने नहीं देते, इसलिए मैंने तुझे फंसाया। मुझे लगा तू 15 दिन के बाद सबको सच बता के यहाँ से चली जाएगी कि तू निशा नहीं वैदेही है, मेरी सहेली। पर तूने तो इसे अपना ससुराल ही मान लिया। इतने बड़े घर की बहू जो बन गई थी तू। तेरी औकात किताब लेने की भी नहीं थी और आज इस घर की मालकिन बन के घूम रही है। तू मतलब ही तो पहले से ही थी, पर निशा तू इतना नीचे गिर जाएगी मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तेरे धोखे के बाद मैं नहीं चाहती थी कि रमन जी के और उनके परिवार की इज्जत जाए, इसलिए मैंने इस घर को अपना लिया।
पर तू अब यहाँ क्या लेने आई है? इस घर में और उस रमन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पर हाँ, मुझे पैसों में दिलचस्पी बिल्कुल है। मुझे तू पैसे दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पैसे? कितने पैसे चाहिए तुझे? तू इतना गिर गई कि यहाँ पैसों के लिए आई है निशा? तेरे धोखे की कीमत 10 लाख रुपए। अगर तूने मुझे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं असली निशा हूँ और तूने सबको धोखा दिया है। तू पागल हो गई है निशा। 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे कैसे भी करके 10 लाख मुझे देने होंगे, वरना सोच ले इसका अंजाम क्या हो सकता है। निशा वैदेही को ब्लैकमेल करने लगी। वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या। इतनी बड़ी रकम वो रमन से कैसे मांग सकती थी। वो कुछ रास्ता निकालती तब तक निशा घूंघट में उसके घर ही रहने लगी और बात बात पर उसे डराने लगी। वैदेही रसोई में काम कर रही थी, तभी निशा वहां आती है। तू घूंघट उतार कर क्यों घूम रही है? किसी ने देख लिया तो तुझे? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तू 10 लाख दे पाएगी। इससे अच्छा है कि मैं सबको बता ही देती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या कहना है तेरा इस बात पर? देख निशा, मेरे पास नहीं है 10 लाख। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तेरे पास चाबियां तो है ना अलमारी की, निकाल ले इसमें से। तू मुझे चोरी करने को कह रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? देख, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं, समझी? 2 दिन में अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा सच सबके सामने ला दूंगी मैं कभी भी रमन जी को धोखा नहीं दूंगी। ये चाबियां माँ जी ने मुझे विश्वास से दी है, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तो फिर तैयार हो जा इस घर को टाटा बाय बाय कहने के लिए। निशा ने वैदेही को ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वैदेही को लग रहा था कि उसका सच सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। 2 दिन बाद वैदेही के घर में एक जश्न होने वाला था और निशा सबके सामने वैदेही का सच लाने वाली थी। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तेरे लिए। आज तेरे ससुराल में जश्न है और आज ही तुझे सब घर से धक्के मार कर निकाल देंगी। मैंने जितना भी वक्त यहाँ बिताया वो बहुत अच्छा वक्त था मेरे लिए। अगर आज मैं इस घर से चली भी जाऊं तो कोई गम नहीं। अरे बहू, तिजोरी में से 10 लाख रुपए गायब है। क्या? पर माँ जी, ये कैसे हो सकता है? चाबियां तो कल ही मैंने आपको दे दी थी, फिर कैसे चोरी हो गई? अरे सत्यानाश हो जिसने भी ये किया है, कीड़े पड़ेंगे उसे। तू एक काम कर, घर में सबकी तलाशी ले, ठीक है? जी ठीक है माँ जी। वैदेही और रमन घर में हर कमरे की तलाशी लेते हैं और फिर गेस्ट रूम में आते हैं। तुम्हें इस कमरे में कुछ नहीं मिलेगा, चाहो तो इस कमरे की तलाशी ले लो। हाँ, आप तो निशा के सहेली हैं, मुझे पता है कि आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अरे वो तो ठीक है, पर तलाशी लेने में कोई हर्ज कहाँ है। चल रमन, ले ले तलाशी। रमन और वैदेही निशा के कमरे की तलाशी लेते हैं, तभी उसके बिस्तर के नीचे से पैसे मिलते हैं। कह रही थी मैंने नहीं लिए पैसे, तो ये क्या आसमान से टपके हैं? बता बता ना। मैंने नहीं लिए पैसे, सच में। ये कहाँ से आए मुझे नहीं पता। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुला ले रमन, वही ठीक करेंगे इसे। पुलिस? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस को मत बुलाइए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। और सच तो ये है कि आपकी बहू है ही नहीं। मैं हूँ इस घर की बहू, इसने आप सबको धोखा दिया है। देखो, एक तो तुमने पैसे चुराए, ऊपर से मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। देख लड़की, अगर तुझे अपनी जिंदगी जेल में नहीं काटनी तो यहाँ से चली जा, समझी? और मैं सब कुछ जानती हूँ कि घूंघट के पीछे निशा नहीं, उस रात वैदेही थी। और मैं खुश हूँ कि तेरे जैसी लड़की इस घर में नहीं आई बहू बनकर। अब यहाँ से जाती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं चली जाती हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। माँ जी, आप सब कुछ जानती थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने रमन को और इस घर को इस तरह संभाल लिया जिस तरह ये निशा कभी नहीं कर पाती। जब वो यहाँ वापस आई तब मैंने उसकी और तुम्हारी बातें कमरे में सुन ली थी कि वो पैसों के लिए यहाँ आई है। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो कभी लौट कर ना आए।
अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। तू तो सच में मेरे रमन की वैदेही है, बिल्कुल राम सीता के जैसे। वैदेही की सास ने उसे निशा के चंगुल से बचा लिया और वैदेही अब बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के या बिना किसी घूंघट के उस परिवार में प्यार से रहने लगी।